और इंटरव्यू में मैंने सुना कि आप अपने सन को, अपने बेटे को स्टॉक मार्केट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी आपके पास क्या एडवाइस है ताकि वो भी बेटर प्रिपेयर्ड रहे? मैंने मेरे बेटे को, ऋतुराज को, जब वो 6th क्लास में आया तभी से उसको बोलना शुरू कर दिया कि बेटा पढ़ाई कितनी कर लेना, पर पढ़ाई जो भी करेगी मैं तेरे को नौकरी नहीं करने दूंगा, तेरे को बनना तो इंटर पढ़ना ही नहीं। ये है। कई इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि वो एक रैली का भी पार्ट बने, वेदर इट्स द गोल्ड सिल्वर रैली या कोई भी स्टॉक की रैली, लेकिन ये मेरे साथ भी हुआ है कि हमने पार्ट तो लिया लेकिन तब तक रैली भी खत्म हो गई। तो हम अपने मार्केट एंट्री के टाइमिंग को परफेक्ट कैसे कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म में मार्केट को टाइमिंग मेरी नज़रों में किया जा सकता है, जो मैंने पिछले 4-5 सालों से किया। इसका मैं सबसे पहले तो आपको स्टॉक मार्केट के संदर्भ में मैंने 4 लाइनें मेरी बहुत पॉपुलर हुई और ट्विटर के अंदर में लाखों व्यू मिले उसको। अच्छा। वो मैंने एक शायरी के रूप में एक स्टॉक मार्केट की प्लानिंग को टाइम करने की कोशिश करी है और पिछले 5 साल से तो अभी तक सटीक बैठ रही है। वो क्या है, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ जिससे आपको ये लगेगा कि शेयर बाजार में कई बार दिमाग वाले नहीं कमा पाते, टिप देने वाले नहीं कमा पाते, पर यदि लेने वाला बिल्कुल समझदार नहीं है, बिल्कुल शेयर बाजार को नहीं समझता है, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा जाता है। मैं आपको एक लाइव उदाहरण देता हूँ इसका। हाँ, और ये प्रैक्टिकल घटना और ये रियल घटना है। 1986 से जब स्टार्ट किया था, 87 से, और 2000 तक मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत गलतियां करी, या ये समझ लो केवल गलतियां ही गलतियां करी और पैसे को जीरो किया। वो जो गलतियां थी मेरी, वो गलतियों में जो सबसे बड़ी गलती थी मेरी कि सर, आपका लगभग 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या था आपका एंड वर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या था? वर्स्ट में मैंने जो गलतियां जीवन में करी वो 1986 से जब स्टार्ट किया था, 87 से, और 2000 तक मैंने स्टॉक मार्केट में बहुत गलतियां करी, या ये समझ लो केवल गलतियां ही गलतियां करी और पैसे को जीरो किया। मैं एफ&ओ तब भी नहीं करता था, एफ&ओ मैंने आज तक नहीं किया। तो वो जो गलतियां थी मेरी, वो गलतियों में जो सबसे बड़ी गलती थी मेरी कि मैं लोगों की तरह टिप लेके शेयर बाजार में पैसा लगाता था। अब वो टिप वाले मामले में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ जिससे आपको ये लगेगा कि शेयर बाजार में कई बार दिमाग वाले नहीं कमा पाते, टिप देने वाले नहीं कमा पाते, पर यदि लेने वाला बिल्कुल समझदार नहीं है, बिल्कुल शेयर बाजार को नहीं समझता है, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा जाता है। मैं आपको एक लाइव उदाहरण देता हूँ इसका। हाँ, और ये please explain. प्रैक्टिकल घटना और ये रियल घटना है। ठीक है। 1998 और 99 के पास में, क्योंकि मैं उस समय मैं भी लोगों से टिप लेके और इन्वेस्टमेंट करता था, तो मैं बीकानेर मेरे बड़े ब्रदर की शादी में गया था। तो उस समय में चूंकि मैं स्टॉक मार्केट करता था और स्टॉक मार्केट लोगों में बड़ा वो था कि कोई स्टॉक मार्केट का जानकार मिल जाए तो लोग उसको घेर के बैठ जाते थे। तो हम ब्रदर की शादी में गए थे, ऐसे सब दोस्त लोग बैठे थे, तो सब ने बोला कि और बसंत आजकल क्या खरीद रहा है। तो उस समय तो सेबी वेबी का इतना लफड़ा था नहीं। तो मैंने कहा यार भाई साहब की खबर है, हिंदुस्तान जिंक जो है अभी 13-14 रुपये मिल रहा है, ये 500 हो जाएगा। अब भाई साहब बम्बई वाले सब लोग जानते हैं कौन है और बीकानेर वाले लोग भी सब जानते हैं कौन है। तो उस ज़माना यही था उस समय कि जिसके पास जो खबर आगे देनी होती थी वो राकेश जी का नाम लेके खबर देता था, भाई साहब का नाम लेके खबर देता था, तो आदमी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाए। भले ही भाई साहब ने वो खबर दी कि नहीं दी मुझे भी नहीं मालूम है। वो 4 लोग पान वाले के पास इकट्ठे हुए, वहाँ से खबर चला दी, हमारे तक पहुँची, भाई साहब ने कहा, भाई साहब ने कहा, और जो पहली खबर भाई साहब के नाम से पहुंचती है वो तो पहुंचती है कि 15 रुपये का 100 रुपये हो जाएगा हिंदुस्तान जिंक। वो हमारे तक पहुंची, वो 400 हो गई, हमने जिसको बताई वो 500 कर दी। तो 100 के 500 तो ये बीच में के लोगों ने कर दी, और भाई साहब ने बताया भी नहीं, बताया किसी को पता नहीं। तो मैंने वो शादी में बोला कि भाई साहब की खबर है पक्की, 15 रुपये का हिंदुस्तान जिंक 500 रुपये हो जाएगा। अब उस समय तो ये प्राइवेट हुआ नहीं था, वेदांता ने लिया नहीं था उसको। अब एक मेरे ब्रदर का दोस्त वो खड़ा खड़ा सुन रहा था, तो जब सब बातचीत होके चले गए तो वो मेरे पास आया कि यार बसंत, मारवाड़ी ने पूछा कि मैं भी ले लूँगा ये शेयर। मैंने कहा तू शेयर का काम करता है क्या? तो उसने बोला कि नहीं, शेयर का काम तो मैंने कभी नहीं किया। तो मैंने कहा भाई जब नहीं करता तो क्यों ले रहा है? अरे बोले यार जब तू बोल रहा है, तेरे ऐसा होशियार आदमी, हम इतने सालों से देखते हैं कि यार बसंत इतना होशियार है, तो फिर 500 हो गई होगा। मैंने कहा ऐसा नहीं भाई, मेरे पास भी खबर पीछे से आई है, पर तेरी इच्छा है तो तू ले ले। तो मैंने तो उतना बोला और भाई साहब की शादी हुई और मैं मेरे घर आ गया। अब हमने तो उस समय 1500 शेयर लिए थे, वो भाई साहब ने 1000 शेयर लिए।
चूंकि उस समय ये मोबाइल था नहीं तो बातचीत होती नहीं थी, तो हमें पता भी नहीं कि उनने ले लिए, और जिनने ले लिए वो बातचीत से कहीं ना कहीं पता कर लेते। तो वो शेयर 15 रुपये का 5 रुपया हो गया। ओह अब नो। 5 हो गया तो हमको भी घाटे में बेचने की आदत थी नहीं, बड़ी मुश्किल से धीरे 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 15 आया। फिर वेदांता अग्रवाल जी ने जब वो कंपनी ले ली, भारत सरकार ने दी, तो धीरे धीरे 25-30 पहुंचा। हमने बोला बेचो गंगा नहाओ, कोई फ्री नहीं कुछ नहीं, सब बेच दिए। जो जान पहचान वालों ने कईयों में लॉस में बेच दिए, सब में बेच दिए। अब वो जो बंदा था वो शेयर बाजार बिल्कुल नहीं समझता था, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। तो उसने क्या किया कि जब वो 15 का 5-6 रुपये हुआ तो उसने सोचा कि यार ये बसंत ने बोला है, मतलब ये तो 500 पक्का होगा। उसने और लिया। अब वो शेयर चले नहीं और वो और लेता जाए। 15,000 शेयर इकट्ठे कर लिए उसने, 5, 10, 12 सब भाव में लेता गया, और एक ही दिमाग में, अच्छा कोई कनेक्शन हो नहीं रहा, कभी मुलाकात भी नहीं हुई। ओहो। अब आप देखो कि ये जब अनिल अग्रवाल साहब ने ये कंपनी ले ली, उसके बाद मैं कोई 12-13 साल बाद बीकानेर गया, और मुझे वो एक मंदिर में टकरा गए। पुंडरासर बाबा का हमारा मंदिर है, हम दर्शन करने जाते हैं, वहाँ वो टकरा गए। बोले अरे बसंत इतने सालों बाद मिला, कैसा क्या चल रहा है? सब बढ़िया, सब कुछ। मुझे तो याद भी नहीं कि उसने लिया था, क्योंकि उसी वजह काम करता नहीं था, तो मैं उससे बात भी नहीं करता था। उसने बोला यार बसंत तूने मुझे एक वो शेयर बताया था ब्रदर के शादी के समय में, तो वो बेच दूं क्या? मैंने कहा कौन सा शेयर बताया था? बोले वो हिंदुस्तान जिंक। मैंने कहा तेरे पास पड़ा है क्या? अरे बोले मैंने तो 1,000 लिए, जब वो 5 रुपया हो गया तो मैंने कहा यार बसंत इतना होशियार है, स्कूल में हमेशा टॉप करता रहा है बचपन से, तो पक्का ही 500 होगा। मेरे को तो तेरे पे कॉन्फिडेंस था, तो मैंने कहा 500 में बेच दिया क्या? अरे बोले तेरे पूछे बिना कैसे बात था, तू मिला ही आज है। मैंने उसके हाथ जोड़े, उसके पास 15,000 शेयर हो गए थे, 1,300 रुपये के भाव थे हिंदुस्तान जिंक के, जो उसने 5 रुपये और 15 रुपये में लिए। मैंने कहा भाई हाथ जोड़ता हूँ तेरे, मंदिर में दर्शन कर और भगवान को प्रसाद चढ़ा, और कल ही सारे शेयर बेच दे क्योंकि हम तो 15 में निकल चुके थे। अब देखो उसने लिया, वो लगभग बॉटम बन गया, और मैंने जब बिकवाया उस समय का वो टॉप था। तो ये कोई उसकी बुद्धिमान तो हम थे जो 15 में बेच के चले गए, पर उसने कोई अक्ल नहीं लगाई। उसका वो शेयर 1,300 रुपये के एवरेज में बिका। वो बरसों से ऊन की ट्रेडिंग करता था, वुलन की। उसने उस पैसे से 4 फैक्ट्रियां लगाई वुलन की, जो केवल ट्रेडिंग करता था। वाओ। और शहर में उस व्यक्ति का ऐसा नाम हो गया कि वो शहर का हर्षद मेहता वही है, वो इतना इंटेलिजेंट ये वो। अब ये हुआ एक पार्ट कि उसने बिना दिमाग के इतना पैसा कमा लिया। अब दूसरा पार्ट, अब उन भाई साहब ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि आप कमा ली तो होशियार, और पूरा गांव आपको होशियार बता रहे। तो उनके संपर्क में वो लोग आने लगे जो F&O कर लो, ट्रेडिंग कर लो, NCDEX में गोल्ड सिल्वर कर लो। वो भाई साहब ने देखा कि यार इतना पैसा कमा ही लिया, फैक्ट्री अच्छी चल रही, सब कुछ चल रही है। उन्होंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। ट्रेडिंग करनी शुरू, तो ट्रेडिंग में भी पैसा आया। फिर सोना चांदी करना शुरू कर दिया। ऐसा करते 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 जब मार्केट क्रैश हुआ किसी कारण से, और इनके इतने सौदे खड़े थे, सब कुछ बर्बाद हो गया। ओहो। तो जब अक्ल नहीं लगाई तो इतना पैसा कमाया, जब पैसा आ गया तो F&O सट्टा करने लगे, सब पैसा बर्बाद हो गया। आज जो ट्रेडिंग वाला पैसा करते थे वो भी बिजनेस खत्म। ये इसलिए मैं ये लोगों से कहता हूँ कि फ्यूचर ऑप्शन बिल्कुल मत करो। जब अब सेबी के आंकड़े हैं आ रहे हैं कि 95% लोग लूजर होते हैं, तो क्यों करना? और मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ आज। सेबी ये जो आंकड़ा आता है ये परसेंटेज में आता है कि 95% लोग F&O में, ट्रेडिंग में या इंट्राडे में लूजर होते हैं, 5% लोग प्रॉफिट करते हैं। मैं आपको इससे हट के बताता हूँ, ये तो परसेंटेज में आंकड़ा हुआ। अब सेबी ने जो 5% लूजर बोले, जो इस साल का आंकड़ा निकाला कि 100 लोगों ने पैसा F&O किया, राम श्याम गणेश मोहन राधा इनने लूज किया, तो सेबी का 5% का आंकड़ा आ गया इस साल का। अब ये राम श्याम मोहन गणेश राधा है, ये अगले साल लूजर हो जाएंगे, नए 5 आ जाएंगे। तो वास्तव में तो किसी ने नहीं कमाया। जो इस साल 5 कमाए वो अगले साल में लूजर, अगले साल जो कमाए अगले 3 साल में लूजर। इसलिए मैं कहता हूं कि F&O ट्रेडिंग में होशियार उसी दिन समझना अपने आप को जब 10 साल की ट्रेडिंग करने के बाद भी आपने अच्छा पैसा कमा लिया हो। 10 साल में एक पूरी साइकिल हो जाती है, मार्केट क्रैश होना, कोरोना, 2008, हर्षद मेहता सब आ जाते हैं 10-12 साल में। उसके क्रैश के बाद भी आपने पैसा ट्रेडिंग में कमाया है,
तो फिर आप जो है वो अच्छे ट्रेडर हो। फिर आप उस 1% में जाओ। आम निवेशक को उस 1% में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर बार बेच के और पैसा ही नहीं बचे तो इन्वेस्टमेंट में क्या करेगा। बेटर है इन्वेस्टमेंट के तरीके को अपनाओ और शांति से बढ़िया जीवन जियो। राइट, ये तो नेक्स्ट लेवल एपिक स्टोरी है। यस। तो ये तो थे कुछ बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, वो तो हमने समझ लिए। बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका क्या था? मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो उस समय बहुत हुए, जैसे टाइटन था, एमआरएफ था, ये मेरे बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन थे। बट उस समय मेरे पास पैसा नहीं था। मैं 2002 के अंदर में जब इंश्योरेंस एडवाइज़र बना और मेरे पास पैसा आने लगा तो मैंने इन शेयरों में इन्वेस्टमेंट किए। पर 2006-07 में मेरे पास इन पैसों से 32 लाख रुपए बन गए और मैंने 32 लाख रुपए कभी देखे नहीं एक साथ। एक तो जॉब छोड़ के मैं तो इंदौर आया था, तो 32 लाख रुपए जो बन गए, मुझे लगा कि मैं इंदौर के पॉश एरिया में एक फ्लैट खरीदना चाहता हूँ। मैंने वो सारे शेयर एक दिन में बेचे। एक दिन में सारे शेयर बेच दिए और बेच के मैंने एक अच्छा फ्लैट खरीदा। वो जो फ्लैट खरीदा वो मैंने अभी बेच के नया फ्लैट बेचा तो नहीं है, पर मैंने नया फ्लैट एक और खरीद लिया। आज से 2 साल पहले जिन शेयरों को मैंने बेचा था उनकी कीमत 200 करोड़ रुपए थी। एमआरएफ मैंने 1000 में बेचा, मेरा अच्छा डिसीजन था, पर आज 1,50,000 के भाव में। टाइटन मैंने 800 में बेचा, टाइटन आज 70,000 के भाव है। ओह नो, ये बेस्ट। और मेरे पास वो दोस्त भी है जिनको मैंने दिलाए थे, आज तक पड़े उनके पास टाइटन। ओ भाई, मतलब 70,000 7 करोड़ रुपए आज। ये तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन से वर्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया है। ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, बट मेरे पास पैसा नहीं, तो मुझे इसका दर्द बिल्कुल नहीं है भाई। मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने बढ़िया फ्लैट खरीद के मैंने क्लब की मेंबरशिप ली, तो मैं क्लब में अच्छा जीवन जिया। अब मेरे पास में इस तरह का प्रॉपर्टी खरीदनी या कोई इन्वेस्टमेंट करने की मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कई इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि वो एक रैली का भी पार्ट बने, वेदर इट्स द गोल्ड सिल्वर रैली या कोई भी स्टॉक की रैली। लेकिन ये मेरे साथ भी हुआ है कि हमने पार्ट तो लिया लेकिन तब तक रैली भी ख़त्म हो गई। तो हम अपने मार्केट एंट्री के टाइमिंग को परफेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहले तो ये चीज़ समझ लो कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश ही मत करो। अच्छा। मार्केट को दुनिया में आज तक कोई टाइम कर नहीं पाया शॉर्ट टर्म और ट्रेडिंग के लिए। लॉन्ग टर्म में मार्केट को टाइमिंग मेरी नज़रों में किया जा सकता है, जो मैंने पिछले 4-5 सालों से किया। इसका मैं सबसे पहले तो आपको स्टॉक मार्केट के संदर्भ में मैंने 4 लाइनें मेरी बहुत पॉपुलर हुई और ट्विटर के अंदर में लाखों व्यू मिले उसको। अच्छा। वो मैंने एक शायरी के रूप में एक स्टॉक मार्केट की प्लानिंग को टाइम करने की कोशिश करी है और पिछले 5 साल से तो अभी तक सटीक बैठ रही है। वो क्या है? हाँ। जनवरी की तेजी को इनकैश करो, फरवरी में कैश रखकर ऐश करो। मार्च की जब सालाना सेल लगे हाँ। तो वापस से निवेश करो। अप्रैल टू सितंबर वीकली एसआईपी का श्री गणेश करो। नवंबर और दिसंबर में वीकली एग्जिट प्लान करो और वसंत भारती की स्टिप को हमेशा याद रखो। अब आपको मैं इसको प्रैक्टिकल बताता हूँ। वाओ, ओके। आप पिछले 5 साल से देखो कि जनवरी में मार्केट अच्छा लगता है। आपने जो साल भर पैसा इन्वेस्टमेंट किया, आप जनवरी में उसको बेचो और जनवरी फरवरी में आपको कैश में आ जाओ बेच के, क्योंकि 1 फरवरी को मेरा अपना बजट आता है। बजट से पहले एक मार्केट का माहौल रहता है, बजट खराब आए अच्छा वो बात की बात है। आप और जो ये सीजनल जो क्वार्टर आता है वो भी अक्टूबर से दिसंबर जनरली सब कंपनियों का अच्छा आता है, तो जनवरी में आपको भाव अच्छे मिलते हैं। आप प्रॉफिट बुक करो, फरवरी में घूमने फिरने निकल जाओ प्रॉफिट से, और मार्च में सेल लगती है। मैं हर साल लिखता हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप में सेल लगती है, बहुत सारे एडजस्टमेंट होता है। आप 2020 से लेके 2024 तक का उठा के देख लो, हर साल मार्च में आपको मिड कैप स्मॉल कैप पानी के भाव में मिलते हैं। आप इन्वेस्टमेंट कर दो। जिस आदमी को नॉलेज नहीं है वो अप्रैल टू सितंबर जो स्टॉक को आइडेंटिफाई किए उसमें वीकली एसआईपी करो। जब वो शेयर इकट्ठे हो जाए एवरेज के अंदर में, तो फिर आगे आपका अक्टूबर नवंबर दिवाली के समय जब सारे लोग दिवाली पिक खरीदने में लगे रहते हैं, आप अपना माल बेच दो और बेच के उस दिन गोल्ड खरीदो और घर में लक्ष्मी लेके आओ। मैं 4 साल से लगातार बोल रहा हूँ, दिवाली के दिन स्टॉक बेचो। अपन को दिवाली की पिक नहीं लेनी है, जो ले रहे हैं लाइन लगी है उनको देना है। दिवाली में प्रॉफिट बुक करो, जो पैसा है उसको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो, तो आपका जो सालाना इन्वेस्टमेंट है वो भी गोल्ड में चला जाएगा। वाओ, ओके। तो आप टाइमिंग ना बाइंग में करो, और मैं बोलता हूँ सेलिंग में भी आप एक बार में शेयर मत बेचो।
वीकली सेलिंग करूँ। हम्म जैसे किसी ने 400 रुपये में BSc खरीदा और उसकी इच्छा हुई कि मुझे 3,000 रुपये में बेच रहा है, बहुत भाव हो गए, 3,000 में बेच रहा है, और 3,000 के भाव है और उसने बेच दिया। अब उसने इतने साल वेट करके तो 3,000 के भाव देखे, उसके बेचते ही 10,000 रुपये हो गया। अब उसको दर्द, क्या इतने टाइम रखा, थोड़ा दिन और रख लेता। तो ये दर्द भी ना हो तो आप जो सेलिंग है उसको भी आप वीकली करो, तो आपको सब भाव मिलेंगे और सेलिंग का भी एवरेज आ जाएगा, आपका वो दर्द भी खत्म हो जाएगा कि मेरे पास शेयर नहीं बचा और मैं इतनी जल्दी बेच गया। ये सोने में, अभी ये सोने चांदी में जो लोग घुसे हैं उनको अब तकलीफ क्यों हो रही है? जो 1 लाख में घुसा था वो भी ये सोच के घुसा था कि बहुत महंगा हो गया, पर जो महंगा हो गया सोच के नहीं घुसा, वो व्यक्ति 1,20 में घुसा क्योंकि अब उसको लगता है सोना 2,000 हो जाएगा, उसके घिसते सीधे गिर गया मार्केट। तो आपका कन्विक्शन तो ही नहीं ना, आप बाजार की खबरों पे घुस रहे हो। सोना 1,20,000 क्यों हुआ, यदि ये समझ में आ जाएगी तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी समझ में आ जाएगी। स्कैसिटी क्यों होती है? Yes. आप पब्लिक जहाँ चल रही है, जो शेयर की सलाह हर घर में मिलने लगे, वो चाहे कितनी ही अच्छी कंपनी हो। 2020-21 में हर आदमी ITC की सलाह देता था, 2-3 साल ITC चला नहीं, सारे सलाहकार घर बैठ गए अपने। तो घर घर में जब कोई कंपनी की सलाह, तो कंपनी अच्छी होती तो भी नहीं चलती। आपका कन्विक्शन होना चाहिए कि रिसर्च मैंने किया, और नहीं तो बाजार के अंदर में जो लोग प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं उनको तो नहीं, वरना म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है। स्पीकिंग ऑफ टाइमिंग एंड डिस्काउंट, ये भी कहा जाता है कि अगर फ्राइडे 3:30 PM खरीदे तब भी थोड़ा लोअर वैल्यू ये होता है। मैंने ही कहा एक इंटरव्यू में। मैंने जब वीकली SIP की तो मैंने जज किया, हर फ्राइडे के दिन जो ट्रेडर होता है वो अपनी पोजीशन खाली करके जाता है, और संजोग से 3-4 साल से युद्ध चल रहे हैं, तो सैटरडे संडे कौन सा बड़ा धमाका होने वाला है, इस डर से अपनी इन्वेस्टर भी, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है 1-2 महीने वाले, ट्रेडर, F&O, सब शुक्रवार को पोजीशन खाली करके जाते हैं, स्क्वायर ऑफ करके जाते हैं कि यार शनिवार नहीं, मंडे को वापस करेंगे। तो जो 3 से 3.5 दिन का समय है, दिन भर तो आदमी वेट करता है, 3 से 3.5 दिन के समय जो पोजीशन खाली होती है, उसमें उस वीक का जो स्टॉक्स है वो बहुत अच्छी प्राइस में मिलता है। तो मैंने कहा कि इसको भी थोड़ा टाइमिंग कर लो, कि आप जो वीकली SIP है बाइंग करने की, वो करो आप फ्राइडे को 3 से 3.5 के बीच में, और जब एग्जिट करना हो तब आप मंडे को करो, क्योंकि शनिवार रविवार कोई घटना नहीं घटी तो मंडे मार्केट ऊंचा खुलेगा, उस दिन 3 से 3.5 के बीच में करो, 3 से 3.5 के बीच में, क्योंकि उस किसी स्टॉक के अंदर में कोई स्टोरी बनी है और आपको न्यूज़ नहीं मालूम है तो उसके प्राइस में आ जाएगी। तो ये सेलिंग प्रेशर एंड बाइंग प्रेशर की वजह से वो इन्फ्लेट या डिफ्लेट होता है ना, और कोई तरह नहीं है, और इसका कोई गणित नहीं है। ये मैंने एक दिमाग, जैसे मैंने मार्स का कोई गणित नहीं कि हर बार सेल लगेगी, पर इतने सालों से लगती आ रही है और हमें मिलता है। तो हम जब तक वो मार्स में बड़ी तेजी नहीं होएगी तब तक हम इस बात पे अड़े रहेंगे कि मार्स में सेल मिलेगी, हम मार्स का वेट करेंगे। बढ़िया हैक है। एक और इंटरव्यू में मैंने सुना कि आप अपने सन को, अपने बेटे को स्टॉक मार्केट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी आपके पास क्या एडवाइस है ताकि वो भी बेटर प्रिपेयर्ड रहे? बिल्कुल, आप सर ने सही सोचा। मैं वैसे सोच रहा हूँ कि 1 साल बाद, अभी बेटा मेरा स्पेन पढ़ने गया है, अच्छा, जब वो पढ़ के आके और अच्छा एंटरप्रेन्योर बन जाएगा तो एक पेरेंटिंग में इंटरव्यू करूँगा जो 1.5-2 घंटे का होगा, पर वो जब आ जाएगा उसके बाद करूँगा। पर मैं शॉर्ट में बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जब अगले 25 साल भारत विकसित होने वाला है, तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ना, अच्छी नौकरी के लिए पढ़ना, ये सोच कर ना पढ़ें, अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, यदि ये सोच के पढ़ेंगे तो उनकी तरक्की निश्चित है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पर यदि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई अच्छी पढ़ाई करेगा तो उसकी तरक्की मुझे निश्चित दिखती है अगले 25 सालों के अंदर में। और आप देखो, मैथिली शरण गुप्त ने आज से 50 साल पहले ये कह दिया था कि यह आधुनिक शिक्षा पद्धति, विधि प्राप्त भी कुछ कर सको तो फायदा क्या, बस क्लर्क बनकर पेट अपना भर सको, सर झुका लिखते रहो, सुन अफसरों की गालियां तो दे सकेगी रात को 2 रोटी घरवालियां। मतलब आप क्या नौकरी कर रहे हो, वो एंटरप्रेन्योर बनने का समय आया है, एंटरप्रेन्योर बनो। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप बच्चे को 12th के बाद नहीं तैयार कर सकते कि उसकी इच्छा होगी कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप है, बट वो बच्चा एक माइंड बना चुका होता है कि मुझे अच्छी पढ़ाई करके अच्छा जॉब करना है। मैंने मेरे बेटे को, ऋतुराज को, जब वो 6th क्लास में आया तभी से उसको बोलना शुरू कर दिया कि बेटा पढ़ाई कितनी कर लेना, पर पढ़ाई जो भी करेगी मैं तेरे को नौकरी नहीं करने दूंगा, तेरे को बनना तो एंटरप्रेन्योर ये है। पढ़ाई तू विदेशों में जाके कर, कहीं भी कितनी भी पढ़ाई कर ले, मैं तेरे को जॉब वाला नहीं बनने दूंगा। तो उसको मैंने वहाँ से तैयार करना शुरू किया।
तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे बढ़िया एक चीज़ क्या है, आजकल पेरेंट्स बच्चों को मेरा बच्चा नंबर 1 आए, मेरा बच्चा 95% आए, इसमें पेरेंट्स शुरू से लग जाते हैं कि मेरा बच्चा टॉप करे पहली क्लास से। मैं ये कहता हूँ कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए खाली एकेडमिक पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। स्मार्टनेस जो है वो एकेडमिक पढ़ाई से कभी नहीं आ सकती। तो मैंने बच्चे को क्या किया कि उसको जब पढ़ता हुआ देखता था 7वीं 8वीं क्लास तक, तो उसको पढ़ाई से हटा के बोलता था क्लब जाके खेल गया। खेलने से बच्चों में हारना, जीतना, लड़ना, झगड़ना, टीम वर्क सब बच्चा वो खेलने में सीखता है, जो पढ़ाई में नहीं सीख पाता। और जब वो 10th क्लास के एग्जाम दे के आता बोर्ड, तो मैं उसको रात को पिक्चर हॉल में पिक्चर दिखा के लाता था। वाओ, तेरा माइंड फ्रेश है, अगले दिन एग्जाम दे के 2 दिन बाद कोई दिक्कत नहीं। 12th में ये सब करने के बाद भी स्कूल के लोग उसको पढ़ने वाला बच्चा नहीं समझते थे, पर 12th में उसने स्कूल टॉप किया, 97% आए। दैट्स इनसेन। यस, जब खेलना है तो फुल खेलना है, जब पढ़ना है तो फुल पढ़ना है। उसके बाद वो बीकॉम करने बॉम्बे गया। दोस्तों ने कहा कि भाई इसको इतनी अच्छी कॉलेज मिल रही है और आप जय हिंद कॉलेज में पढ़ा रहे हो, जहाँ मस्ती ज़्यादा होती है, पढ़ाई कम होती है। मैंने कहा आज का जो आने वाला समय है वो आपके कितने लोग आपको जानते हैं, कितने आपके कनेक्शंस हैं, उस पर आपका भविष्य निर्भर होगा। यदि आपको जॉब करना है, आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको 4 लोग जान रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं नेटवर्किंग के लिए उसको जय हिंद कॉलेज भेज रहा हूँ कि उसके खूब यार दोस्त बने, खाली पढ़ाई पे ध्यान दें। और नेटवर्किंग के लिए मैंने उसको भी स्पेन भी भेजा है। पढ़ाई तो है ही अपनी जगह, बट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास आज 2000 करोड़ रुपए के आदमी है, पर उनको 70 साल 60 साल में कोई पूछने वाला भी नहीं है, उनके पास कोई आके बैठने वाला भी नहीं है। पैसे वाले खाना 2 रोटी खाएंगे ना, बट हमारे जैसे लोग जिनके खूब यार दोस्त है, मैंने मेरा पूरा जीवन यार दोस्तों में जिया है, या मेरा जो जीवन तकलीफ है पूरा यार दोस्त से बना है। तो मैं हर बच्चे को ये कहना चाहूँगा, जब ऋतुराज 18 साल का हुआ तो मैंने उसको लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट बना दिया, एडवाइजर बना दिया 18 साल में, कि कमाई यहीं से शुरू करनी है। आपको मैं ये कहता हूँ कि यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है और घर में पैसा नहीं है और आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो एक बेसिक चीज़ बताता हूँ जिसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, आप ग्रेजुएशन हो जाओगे तो भी सफिशिएंट है। जब आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन के और किसी को पॉलिसी बेचने जाते हो, वो आपको 10 बार धक्के खिलाएगा, आपको पेशेंस आ जाएगा, प्रोडक्ट का नॉलेज करोगे तो प्रोडक्ट का नॉलेज आ जाएगा, लोगों से बातचीत करने का तरीका आ जाएगा। ये करने के बाद जो आपको कमीशन के रूप में कमाई हो, और यदि उस पैसे से आपको घर नहीं चलाना हो, माँ बाप घर चला रहे हैं, उस पैसे की जरूरत नहीं, उस पैसे को पूरा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो अपनी इंश्योरेंस कवर करने के बाद। यहीं से इन्वेस्टमेंट करना। और मैंने ऋतुराज का चालू कर दिया। मैंने फिर ऋतुराज अच्छा कमाने लगा, फिर ऋतुराज को जब मैंने पैसा दिया, ऋतुराज ने वो इन्वेस्टमेंट करके उसको बोल दिया कि बेचना नहीं है, लेना वही है जो 25 साल रखना है। तो जब वो करने लगा धीरे धीरे, मैंने उसका टर्म इंश्योरेंस प्लान भी अच्छा कर दिया। अब वो पढ़ने गया है, 2-3 साल मेरे साथ सीख के गया है। और मुझे कल ही फ़ोन आया था कि पापा, जब मैं स्टॉक मार्केट में बाहर बोलता हूँ तो मेरे कॉलेज के लेक्चर भी आश्चर्य करते हैं कि बच्चे को इतना नॉलेज कैसे है। मैंने कहा ये फ़ायदा हुआ ना, 2 साल मेरे साथ काम सीख के गया, फिर मास्टर्स करने गया है, तो उसको मज़ा आ रहा है, खूब इन्जॉय कर रहा है, खूब अच्छा सर्कल बन रहा है। तो इन्जॉय करते हुए काम करेगा, बट एंटरप्रेन्योर बनेगा और मेरे साथ रहेगा। वाओ, दिस इज सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी। आई विश और भी पेरेंट्स इस बिट को खासकर एपिसोड के सुने। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बसंत जी। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला एंड बहुत ही मज़ेदार कॉन्वर्सेशन था। मुझे भी बहुत मज़ा आया कि इतना बढ़िया आपने शानदार क्वेश्चन पूछे। मैं जितना जवाब दे पाया प्रैक्टिकली लोगों के दिलों तक बात पहुँचे, मैंने कोशिश करी। थैंक यू सो मच। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.